हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 4। सिलेबस है इसका जियोग्राफी प्लस करेंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मीथेन हाइड्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है, यह बर्फ की एक पिंजरेनुमा जालक संरचना है जिसमें मीथेन विद्यमान होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। दूसरा दिया है, यह निम्न तापमान एवं उच्च दाब में स्थित होता है। ये भी हमारे स्टेटमेंट राइट है। तीसरा है, यह उत्तरी कनाडा और रूस के स्थायी तुषार में तटवर्ती निक्षेपों में पाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। तो हमारा आंसर हो गया डी, 1 और 1 2 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित में से किन औद्योगिक प्रदेशों या क्षेत्रों को प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र। तो ये हमारा कूट में आएगा, क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र जो है वो हमारा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया। और साथ ही साथ जो कोल्लम तिरुवनंतपुरम है क्षेत्र है उसको भी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। जो प्रयागराज वाराणसी मिर्जापुर क्षेत्र और उत्तरी मलाबार क्षेत्र है इसको लघु औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए हमारा आंसर हो गया 1 और 4 ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अंत्यावसायी या मेहनतकश कामगार निम्नलिखित में से किस गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ए दिया है प्राथमिक गतिविधियों से। तो जो प्राथमिक गतिविधियों से जुड़े हुए होते हैं उनको लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो पहला हमारा गलत हो गया। द्वितीय गतिविधियों से, तो ये हमारा सही है। जो मेहनतकश कामगार होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और पंचम जो श्रेणी होती है, पंचम श्रेणी जो की गतिविधियां हैं उन्हें स्वर्ण कॉलर के रूप में बताया गया है। इनको पंचम जो गतिविधियां हैं उनको स्वर्ण कॉलर के रूप में, व्यवसाय के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो जो मेहनतकश कामगार है वो द्वितीय गतिविधियों के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भूमध्यरेखीय प्रदेशों की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भूमध्यरेखीय प्रदेशों में बेदुइन, पिग्मी तथा ओरंग असली जनजातियां निवास करती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो कथन एक है ये गलत क्यों है? क्योंकि ये जो बेदुइन दिया है ना, पिग्मी और ओरंग, ये तो भूमध्यरेखीय प्रदेश की जनजातियां हैं। इसमें अमेजन बेसिन की इंडियन जनजाति हो गई, कांगो बेसिन की पिग्मी हो गई और मलेशिया की ओरंग जनजातियाँ शामिल हैं। लेकिन जो बेदुइन जनजाति है ना वो अरब की एक खानाबदोश जनजाति है जो अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। दूसरा है, अधिकांश आदिम लोग शिकारी एवं संग्रहकर्ता के रूप में रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया हमारा बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहला दिया है, भूरे कोयले का उपयोग वाष्प विद्युत ऊर्जा उत्पादन में ईंधन के रूप में किया जाता है। स्टेटमेंट 1 हमारा राइट है। भूरे कोयले का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाष्प विद्युत ऊर्जा उत्पादन में ईंधन क्षेत्र के रूप में किया जाता है। जो कोयला होता है ये अवसादी चट्टान होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा अधिक होती है और इसलिए और इनके बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इन्हें गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, बिटुमिन्स कोयला एंथ्रासाइट कोयले की तुलना में उच्च गुणवत्ता का होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत क्यों है देखते हैं। जो काला कोयला होता है ना या बिटुमिनस जो कोयला होता है वो बहुत मुलायम होता है और इसमें बिटुमिन नामक टार जैसा पदार्थ पाया जाता है। यह लिग्राइट कोयले की तुलना में उच्च, लेकिन एंथ्रासाइट की तुलना में खराब गुणवत्ता वाला कोयला होता है। बिटुमिनस में कोयले की जो मात्रा होती है वो 60 से 80% होती है और बाकी का सारा जो पार्ट होता है वो पानी होता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है।
इसमें ये दिया है कि जो बिटुमिनस कोयला है एंथ्रासाइट कोयलों की तुलना में उच्च गुणवत्ता का होता है, तो ये गलत है। तीसरा दिया है बिटुमिनस कोयले के में सभी प्रकार के कोयलों की अपेक्षा अशुद्धियाँ सबसे कम तथा कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा आंसर हो गया केवल 1, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित दी गई स्थितियों में से कौन सी स्थिति या स्थितियां गेहूं की अच्छी फसल के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। ये में पूछा गया आदर्श स्थिति नहीं है। पहला दिया है इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसके लिए 50 से लेके 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है, 50 से लेके 75। और इसमें क्या दिया है 100 से लेके, इसमें क्या दिया, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इसमें 75 से लेके 100 तक दिया है, कितना चाहिए 50 से लेके 75 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 50 से लेके 75 सेंटीमीटर तक। दूसरा दिया है हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है और हमसे पूछा गया है गलत, हमसे पूछा क्या गया है गलत, ये हमारा सही है। परिपक्वता अवधि के दौरान शीत ऋतु का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्म ऋतु का तापमान 21 डिग्री से 26 डिग्री तक होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। हमसे पूछ क्या रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट केवल एक है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया बंदरगाह और दूसरा दिया कौन से देश में है, और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सुलेमित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुलेमित नहीं है। तो पहला दिया है हैम्बर्ग, यानी हैम्बर्ग का क्या दिया है जर्मनी, डी हमारा सही है। जो हैम्बर्ग है वो बंदरगाह जो है जर्मनी में है। दूसरा एंटकॉप दिया है नीदरलैंड दिया है, तो एंटवर्प जो है वो बेल्जियम में है, तो ये हमारा गलत हो गया, कहाँ है बेल्जियम में। तीसरा दिया है बाल्टीमोर संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये भी हमारा क्या है राइट है, ठीक है, ये भी हमारा राइट है। चौथा दिया है हवाना कहाँ है ब्राज़ील में, यहाँ पे दिया है हवाना ब्राज़ील देश का बंदरगाह है, तो ये गलत है, क्योंकि हवाना जो क्यूबा का है, क्यूबा देश का प्रमुख बंदरगाह है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सही सुलेमित नहीं है, तो हमारा 2 और 4 सही सुलेमित नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जलवासी पशुचारण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रेरी क्षेत्र में जलवासी पशुचारक लामाओं का पालन करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? जो जलवासी पशुचारण है, जो लामाओं जो हैं, लामाओं का पालन करें, इसमें बताया गया कि जलवासी पशुचारक के बारे में बताता है। तो लामाओं को एंडी क्षेत्र में जलवासी पशु के हिस्से के रूप में पाला जाता है। और इसमें क्या दिया प्रेरी जो क्षेत्र है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा 1 गलत है। दूसरा दिया है आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में जलवासी पशुचारकों द्वारा पाले जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु रेंडियर है, तो ये हमारा राइट है, आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है, इसमें हमारा सही पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है व्हाइट स्पॉट बीमारी एक डीएनए आधारित अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित संक्रमण है, तो जी बिल्कुल। जो व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस है वो क्या है, वो एक डीएनए आधारित है और साथ ही साथ बहुत ही तेज़ी से संक्रामित करने वाला एक विषाणु है। दूसरा दिया है यह विषाणु केवल क्रस्टेशियाई को संक्रमित करता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्रस्टेशियाई मतलब झींगा हो गया, लॉबस्टर, केकड़ा आदि जो उपसंग ये जो होते हैं उनको संक्रमित करता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है वर्तमान में इस बीमारी के अनियंत्रित रूप से घटित होने एवं इसके प्रसार को रोकने के लिए कोई उपचार उपलब्ध
नहीं है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट राइट है। तो हमारा आंसर हो गया ए 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, उपनागरीकरण की प्रक्रिया संबंधित है। ए दिया है शहरी क्षेत्रों में मलिन वस्तुओं के बढ़ने से, ये बिल्कुल गलत। बी दिया है मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों के भीतर नियोजित गेटेड कम्युनिटी के निर्माण से, बिल्कुल गलत। शहर के घने वसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर से बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जाने वाले लोगों से, ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। विशाल नगरों तथा अथवा मेगालोपोलिस के उदय से, तो ये भी हमारा गलत है। हमारा क्या उपनगरीकरण से संबंधित क्या है जो प्रक्रिया है, वो ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, महाद्वीपों में कोयले के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुलेमित हमें बताना है। इसमें से कौन कौन सा सही सुलेमित है। पहला दिया प्रमुख कोयला क्षेत्र, दूसरा दिया है महाद्वीप। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला दिया है रूर। रूर कहाँ दिया है, यूरोप में। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। रूर जो कोयला क्षेत्र है, जिसको जर्मनी का रूर क्षेत्र कहा जाता है, वो यूरोप में स्थित है। सिंगरेनी जो है, सिंगरेनी वो कहाँ दिया है, एशिया में। तो ये भी हमारा राइट है। सिंगरेनी जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ आता है, एशिया में आता है। सांता कैटरीना जो है वो गलत है हमारा, क्योंकि गलत इसलिए क्योंकि उत्तरी अमेरिका दिया है। ये उत्तरी अमेरिका नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। बैंकी जो है वो अफ्रीका में है। तो ये स्टेटमेंट हम, ये जो कोयला क्षेत्र, बैंकी कोयला क्षेत्र अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो हमारा आंसर हो गया 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, आयु लिंग जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित ग्राफ पर विचार कीजिए। यह निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या जनांकीय को निरूपित करता है। ए दिया है सोमालिया, बी दिया है इथोपिया, सी दिया है जापान और डी दिया है पाकिस्तान। तो ये जो ग्राफ दिया है वो जापान का ग्राफ है। कहाँ का है, जापान का है। और वहाँ पे क्या होता है, निम्न जन्म और मृत्यु दर को ये ग्राफ दर्शा रहा है। जापान जैसे विकसित देशों में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, शून्य है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ऋणात्मक है। ठीक है, इसलिए जापान हमारा राइट है। 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आयु लिंग पिरामिड इधर दिया है और सुलेमित करना है निरूपित जनसंख्या। विस्तृत आधार, विस्तृत आधार क्या करता है वाला त्रिभुजाकार पिरामिड, यह विस्तारित जनसंख्या को निरूपित करता है। बिल्कुल राइट। जो विस्तृत आधार है वाला त्रिभुजाकार पिरामिड विस्तारित जनसंख्या को दर्शाता है। सही है। दूसरा दिया है घंटी के आकार का पिरामिड, हार्शमान क्या है, हाँ हार्शमान जनसंख्या को दर्शाता है। तो ये गलत है। जो हार्शमान जनसंख्या है यानी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, उसका जो पिरामिड होता है वो कैसे होता है, संकीर्ण उसका आधार होता है और सुडाकर शीर्ष होता है उसका। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सुडाकार शीर्ष के साथ संकीर्ण आधार जो होता है, ये भी हमारा गलत है। गलत क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो जापान का जो जनसंख्या का मैप ग्राफ था वो इसी ऐसे ही था। और ये घंटी के आकार का जो पिरामिड होता है वो स्थिर जनसंख्या होता है। हमारा आंसर हो गया ए, केवल एक ही सही है इसमें। घंटी के आकार का पिरामिड का मतलब होता है स्थिर जनसंख्या। ठीक है, और सूर्याकार शीर्ष और साथ में संकीर्ण जो आधार होता है, इसका मतलब होता है कि ऋणात्मक एक तरह से जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो समान तौर पर कैसा होता है, या तो शून्य होता है या फिर ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्जिम बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है।
ठीक है। हाल ही में क्या हुआ है कि भारतीय निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक, इसको क्या बोलते हैं, भारतीय निर्यात आयात बैंक है। इसकी योजना 2022-23 वित्त वर्ष में नए ऋण प्रदान करने और पुराने ऋण के एक हिस्से को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए विदेशी बॉन्डों के माध्यम से लगभग $3 बिलियन जुटाने की है। जो एग्जिम बैंक है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत निर्यात ऋण के संरक्षक के रूप में किया गया था। ठीक है। दूसरा दिया, यह केवल भारत के निर्यातकों और आयातकों को ऋण प्रदान करेगा। तो ये भी हमारे स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यह विदेशी वित्तीय संस्थानों के साथ क्षेत्रीय विकास बैंकों और संप्रभु सरकारों और विदेशों में अन्य संस्थानों के लिए भी ऋण की व्यवस्था करता है। क्या हो गया हमारा आंसर? डी। 15 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के लिए प्रतिकर्ष कारक है? प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्ष कारक क्या नकारात्मक चीजें होती हैं जो लोगों को एक नए क्षेत्र में जाने के लिए बाध्य करती है। तो इसमें क्या दिया, कारक पूछ रहा है, तो प्रतिकूल कारक, ठीक है, अभी हमने देखा कि नकारात्मक चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो अगर हम गांव में रहते हैं तो हमें वहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं, शहरों में मतलब अपना प्रवसन करने लगते हैं, क्योंकि शहरों में सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। दूसरा दिया, प्राकृतिक विपदाएं और महामारी, ये भी राइट है। प्राकृतिक विपदाएं और महामारियों के कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवसन करते हैं। काम के बेहतर अवसर, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर काम का बेहतर अवसर मिलेगा तो लोग प्रवसन करेंगे ही नहीं। शांति और अस्थायी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हो गया ए और दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कालाहांडी और संबलपुर एक खनिज अयस्क के प्रमुख उत्पादन है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, यह लेटेराइट चट्टानों से संबंध है जो विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा दिया, यह दरअसल एक खनिज नहीं बल्कि एक चट्टान है जो मुख्य रूप से हाइड्रेटो से निर्मित है। तो पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित खनिज अयस्कों में किसे वर्णित किया गया, यानी किसका एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया गया है। तो ये हमारा बॉक्साइट का है। ठीक है, बॉक्साइट को छोड़कर जितने भी सारे हैं वो क्या हैं, वो अलौह धात्विक खनिज हैं, और भारत में इसकी स्थिति जो है बहुत निम्न है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक वर्ष 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण किया है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग हमारे देश के महत्वपूर्ण राज्यों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोंकण नेटवर्क का भाग नहीं है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, यानी इन तीनों को क्या होता है, 760 किलोमीटर जो लंबा रेलमार्ग के द्वारा इन तीनों को जोड़ा जाता है। तमिलनाडु को नहीं, तमिलनाडु नहीं इसमें है। महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है। लंबा रेलमार्ग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य को जोड़ता है। तमिलनाडु कोंकण रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हमारा आंसर हो गया डी। 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फेरी पतन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से संबंधित होते हैं। दूसरा दिया है, नौसेना पतन ऐसे पतन होते हैं जिनका केवल सामरिक महत्व होता है। तीसरा दिया है, आंत्रपो पतन एकत्रण केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों से आयात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। पूछा कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा राइट है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। जो आंत्रपो पतन है, यानी इंटरपोर्ट पोर्ट जो है, यह ऐसा एकत्रण केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। यहाँ पे क्या दिया है, आयात दिया, आयात नहीं बल्कि निर्यात के लिए जो निर्यात से लाई हुई वस्तुएं होती हैं वो होती हैं।
और सिंगापुर एशिया के लिए एक आंत्रपोपत्तन है, इसलिए स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है। आंसर हो गया ए और एक और दो स्टेटमेंट दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। 19 दिया है, लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है भगवान श्री को समर्पित है। दूसरा दिया है यह कलिंग शैली की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जी बिल्कुल, दोनों ही है। जो लिंगराज मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है। केंद्र सरकार, ऐसा न्यूज़ में है, केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर के लिए उड़ीसा के अध्यादेश का विरोध किया है। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है कि लिंगराज मंदिर अध्यादेश 2020 लिंगराज मंदिर और 8 अन्य संबंधित मंदिरों के अनुष्ठानों और अन्य गतिविधियों के प्रबंधन के लिए प्रस्तुत किया था। अच्छा, तो आंसर हो गया हमारा इसका सी, एक और दो दोनों। और ये क्या है, कलिंग शैली की स्थापत्य कला से उत्कृष्ट किया गया इसको। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, देश के भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किन संवर्गों के भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। पहला दिया है वन के अंतर्गत क्षेत्रफल। दूसरा दिया है निवल बोया गया क्षेत्रफल, निवल पहला हमारा राइट है, वन के अंतर्गत क्षेत्रफल लिया गया है। दूसरा निवल बोया गया क्षेत्रफल, ये भी हमारा राइट है। बंजर एवं बेरभूमि, ये हमारा गलत है। चरगाह के अंतर्गत क्षेत्रफल, ये भी गलत है। प्रतिभूमि, ये भी गलत है। ठीक है, आंसर बस हमारा क्या है कि देश में भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किन संवर्गों के भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई। तो वन के अंतर्गत क्षेत्रफल और निवल बोया गया क्षेत्रफल। आंसर हो गया 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, गहन निर्वाह कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। पहला भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव, राइट है। दूसरा दिया श्रम गहनता, ये भी राइट। तीसरा दिया फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु अत्यधिक यंत्रीकरण, गलत है। चौथा दिया प्रति श्रमिक निम्न उत्पादकता के साथ प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपज, ये हमारा राइट है। आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 23 दिया, निम्नलिखित में से किन उद्योगों को भारहास वाले कच्चे माल पर आधारित उपयोग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहला दिया है लौह अयस्क एवं इस्पात उद्योग। दूसरा दिया है लुगदी उद्योग। तीसरा दिया चीनी मिल उद्योग। चौथा दिया सूती वस्त्र उद्योग। पांचवा दिया पेट्रोकेमिकल उद्योग। भार वाला जो है, वेट लॉसिंग जो है, कच्चा माल कच्चा माल वह सामग्री है जिसका निर्माण होने के बाद पहले की तुलना में उसका भार कम हो जाता है। अच्छा, तो ये हमारा लौह एवं लौह इस्पात क्या होता है, पहले वेट ज़्यादा होता है, जैसे हम उसकी कोई चीज़ बना लेते हैं तो क्या होता है, उसका वेट थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा दिया लुगदी उद्योग। लुगदी उद्योग में भी सेम होता है। चीनी मिल उद्योग, ये भी हमारा राइट है। सूती वस्त्र उद्योग, ये गलत है। कॉटन हमारा पहले हल्का होता है, उसके बाद जब क्या होता है उससे कपड़े बन जाते हैं तो वो भारी हो जाता है। पेट्रोकेमिकल, ये भी हमारा गलत है। हमारा आंसर है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका उपयोग किसी क्षेत्र की भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान करने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल राइट है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए। दूसरा दिया निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर शहरी औद्योगिक एवं साक्षर समाजों की विशेषताएं हैं, बिल्कुल। तीसरा दिया है यह 2 चरों में जनसांख्यिकी संक्रमण की व्याख्या करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर हो गया सी 1 और 2। 24 का आंसर 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं में पौष्टिकृत चावल के वितरण को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया सरकारी योजनाओं में वितरण हेतु चावल के पौष्टिकरण की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी, बिल्कुल सही। दूसरा दिया है भारत में चावल को आमतौर पर आयोडीन के साथ पौष्टिकृत किया जाता है, तो ये गलत है।
भारत में जो चावल को बहिर्वेधन तकनीकी यानी एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पौष्टिकृत किया जाता है। ठीक है, ये एक कैरेटीन या ऐसे कुछ करके कोई एक प्लांट होता है, उसमें से प्रोटीन निकाल के और चावलों में वो किया जाता है, चावल में प्रोटीन दिया जाता है। तो आंसर हो गया हमारा केवल 1। नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 26 दिया है। इस प्रकार के उद्योग भारी उद्योग होते हैं जो प्रायः कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं और धातु प्रगलन, भारी इंजीनियरिंग, रसायन विनिर्माण या वस्तु उत्पादन में संलग्न होते हैं। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? पहला दिया है उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग, दूसरा दिया है स्वच्छंद उद्योग, तीसरा दिया है चिमनी वाले उद्योग, चौथा दिया है छोटे पैमाने के उद्योग। तो हमारा आंसर सी, चिमनी वाले उद्योग। 27 देखते हैं। चावल की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है मृणमय काली मृदा जिसमें जल संचित रह सकता है चावल के लिए आदर्श होती है। बिल्कुल गलत। इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ मध्यम तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ये भी गलत है क्योंकि हमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और साथ ही साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या दिया है? मध्यम तापमान दिया है, तो मध्यम तापमान नहीं बल्कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तीसरा दिया है देश के कुल फसली क्षेत्र में लगभग 1/4 भाग चावल की खेती होती है, तो ये हमारा 100% राइट है। आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं। 28 दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में रही पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ए दिया है यह वायरस जनित संक्रमण रोग के उपचार की एक विधि है। गलत। बी दिया यह एक प्रकार का किल स्विच है जिसका उपयोग बढ़ते एनपीए को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये भी गलत। यह किसी कंपनी में के मौजूदा शेयरधारकों को छूट पर अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान करता है। पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में था ये। तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। बिल्कुल, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दूसरा यह रूस के मैक्सो को जापान के टोक्यो तक जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जो निर्माण है यूरोपीय रूस को साइबेरिया या एशियाई रूस से जोड़ने के लिए किया गया था। यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को और बस इतना ही। ठीक है, इसका आंसर हो गया एक, केवल एक राइट है हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। दूसरा दिया है लॉरेन में यूरोप का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार स्थित है। तो स्टेटमेंट हमारा दूसरा राइट है, पहला रॉन्ग है। और पहला दिया है दक्षिण अफ्रीका नहीं, मिस्र जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है मिस्र, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विभिन्न प्रकार के ग्रामीण वस्ती प्रारूपों की है? पहला दिया है नगरों के आसपास विकास का वृत्ताकार प्रतिरूप। गांव में कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा दिया है जहाँ कई सड़कें मिलती हैं वहाँ तारे के आकार का प्रतिरूप विकसित है। बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है झीलों के आसपास आयताकार प्रतिरूप विकसित होता है। जी नहीं, आंसर हो गया हमारा सी। 33 देखते हैं। कृषि के
प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया है ट्रक कृषि, दूर स्थित बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर एक या एक से अधिक सब्जियों की फसल उगाना। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा दिया है कारखाना कृषि। कारखाना कृषि क्या होता है? इसमें विनियमित पशु आहार एवं पशु चिकित्सा देखभाल के साथ गौशालाओं और बाड़ों में पशुपालन, विशेष रूप से कुक्कुट पालन एवं मवेशी पालन किया जाता है। बिल्कुल। तीसरा दिया है मिश्रित कृषि, एक ही समय में विभिन्न फसलें उगाने पर समान बल देना। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। आंसर हो गया हमारा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। पहला भुवनेश्वर, दूसरा पटना, तीसरा वाराणसी, चौथा जयपुर, पांचवा कोटा। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क भारत के उपयोग में से कौन से प्रमुख शहरों से होकर जाता है? तो भुवनेश्वर, वाराणसी और जयपुर। भुवनेश्वर, वाराणसी और जयपुर, इन तीनों से जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, ठीक है, वो इन तीनों से जुड़ता है। तो आंसर हो गया हमारा 1, 3 सी, सॉरी यहाँ पे मैंने जयपुर है, यानी 1, 3, 4। आंसर हो गया हमारा 1, 3, 4। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा शेल गैस भंडार है? चीन, संयुक्त अमेरिका, अर्जेंटीना, मैक्सिको। तो ये चीन है। चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा शेल गैस भंडार है। उसके बाद यूएसए है, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद कनाडा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानांतरित किसी और राज्य। पहला है पामलू। पामलू कहाँ होता है? मणिपुर में, बिल्कुल राइट। बेबर कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट। कुरुआ कहाँ होता है? झारखंड, सही। पेंडा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। यानी हमारा ये चारों क्या दिया है? सही दिया है। आंसर हो गया हमारा डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है। एंथ्रेसाइट कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे रिलेटेड पहले भी इसका क्वेश्चन हमने किया है। एंथ्रेसाइट और भूरा कोयला में से रिलेटेड पूछा था। पहला दिया है यह अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में कठोर और अधिक चमकदार होता है, बिल्कुल सही। जो एंथ्रेसाइट होता है वो सबसे अच्छे प्रकार का कोयला होता है, यानी सबसे शुद्ध होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80 to 90% तक होती है। और यह अस्थिर पदार्थ नहीं होता है, यह आसानी से इसको जलाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन अगर एक बार जलने के बाद इसकी जो ताप क्षमता है वो सबसे अधिक हो जाती है। और ये सबसे अन्य प्रकार के कोयलों में क्या होता है? सबसे कठोर और अधिक चमकदार होता है। विश्व के कुल कोयले का लगभग 50% एंथ्रेसाइट है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो बिटुमिनस होता है, जो बिटुमिनस कोयला है वो विश्व में कुल उत्पादन का 80% है। और जो एंथ्रेसाइड है वो एंथ्रेसाइड विश्व के कुल कोयले का लगभग 5% है। कितना? 5%, केवल और केवल 5%। 5%। तीसरा दिया है पेंसिल्वेनिया एंथ्रेसाइड क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो बिल्कुल गलत। हमारा आंसर क्या हो गया? केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रचलित सिंचाई प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है लघु सिंचाई परियोजना में सतही और भौम जल दोनों ही स्रोत शामिल हैं।
जबकि बड़ी और मध्यम परियोजनाएं अधिकांशतः सतही जल संसाधनों का दोहन करती हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा दिया ड्रिप सिंचाई, स्प्रे या सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई और बबलर सिंचाई सिंचाई विधियों की कुंड सिंचाई श्रेणी के अंतर्गत आती है। स्थानीय सिंचाई तो ये गलत है, यह कुंड सिंचाई के अंतर्गत नहीं आती है बल्कि स्थानीयकृत सिंचाई यानी लोकलाइज इरिगेशन के अंतर्गत आती है। जो कुंड, तो इसका आंसर हमारा हो गया केवल एक। जो कुंड सिंचाई होती है ना, वो ढलान की दिशा में खेत की लंबाई के साथ छोटी समांतर नाली बनाकर कुंड सिंचाई की जाती है और इसमें ड्रॉप ये सब नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 दिया है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? पहला दिया है यह मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क भूमि प्रदेशों में प्रचलित है, ये हमारा सही है। ठीक है। बी दिया है इसमें गेहूँ प्रमुख फसल है, हालांकि मक्का, जौ, जई और राई जैसी अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं, ये भी हमारा सही है। सी दिया है इसमें खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए जुताई से लेकर कटाई तक कृषि के सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं, ये भी हमारा सही है। डी दिया है इसमें प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादन के साथ प्रति एकड़ उच्च उत्पादन होता है, पी हमारा क्या है? गलत है। इसमें क्या होता है? प्रति एकड़ उत्पादन जो होता है कम होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है स्वच्छंद उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया ये काफ़ी हद तक संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं जिन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, राइट। दूसरा दिया स्वच्छंद उद्योग संबंधी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने में अत्यधिक योगदान देते हैं, ये गलत है क्योंकि ये गैर प्रदूषित उद्योग होते हैं, ये गलत है। तीसरा दिया है ये उद्योग दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए, तो ये भी क्या है? गलत है। ये ज़्यादातर कहाँ? आवासीय क्षेत्रों के पास स्थापित हो सकते हैं ये, तो हमारा आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है स्वनिधि में समृद्धि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत प्रारंभ एक केंद्रीय कार्यक्रम है, गलत। जो स्वनिधि से समृद्ध जो योजना है वह पीएम स्वनिधि की एक योजना है और इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसमें साफ साफ दिया है कि लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, तो ये गलत हो गया 100%। दूसरा दिया है इसका उद्देश्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करना, तो ये भी हमारा गलत है क्योंकि इसका उद्देश्य जो है क्या है? जो छोटे उद्यम करता है जैसे रेहड़ी पटरी वाले हो गए, उनके समग्र विकास और सामाजिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। तीसरा दिया है भारतीय गुणवत्ता परिषद इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन में भागीदारी करेगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। आंसर हो गया हमारा बी, केवल 3। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी विशेष स्थान के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण है। पहला दिया आर्थिक अवसर, दूसरा दिया उपजाऊ मृदा, तीसरा दिया स्थलाकृतियाँ, चौथा दिया है उत्तर प्रवास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जनसंख्या विशेष कि कौन से कारक किसी विशेष स्थान में जनसंख्या घनत्व वृद्धि का कारण है? क्या? आर्थिक अवसर, राइट। उपजाऊ मृदा, राइट। स्थलाकृतियाँ, राइट। वो तो प्रवसान नहीं है। ठीक है, आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है अबरख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है अबरख के उत्पादन में भारत का लगभग एक अधिकार है जो विश्व के कुल उत्पादन के आधे से अधिक भाग का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही। साठ परसेंट विश्व का जो 60% जो है वो भारत में उत्पादन होता है। दूसरा दिया भारत के राजस्थान में अबरख का सबसे बड़ा भंडार है,
तो गलत। राजस्थान में कितना है? 28% है। और सबसे ज़्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे क्या है? राजस्थान है। तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, सॉरी तीसरे स्थान पे उड़ीसा है। चौथे स्थान पे महाराष्ट्र है और पांचवें स्थान पे बिहार है। ठीक है, हालांकि बहुत कम मात्रा में झारखंड और तेलंगाना में भी पाया जाता है। तो ये गलत, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादक है। तीसरा दिया है, अबरक में प्रत्यास्था, कठोरता, लोचशीलता और पारदर्शिता का एक अनूठा संयोजन है और इसलिए इसका मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर हो गया 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, मैग्नीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इसका उपयोग विरंजक, चूर्ण और कीटनाशकों के निर्माण के लिए किया जाता है। बिल्कुल राइट। दूसरा दिया, ब्राज़ील मैग्नीज अयस्क का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो बिल्कुल नहीं, ब्राज़ील जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 5वें स्थान पे है। जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका विश्व में सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है। तो ये हमारा गलत हो गया, दक्षिण अफ्रीका है। ब्राज़ील क्या है? 5वें स्थान पे है। तीसरा दिया, जापान भारत के मैग्नीज का सबसे बड़ा खरीदार देश है। जी बिल्कुल राइट, जापान जो है भारत के मैग्नीज का सबसे बड़ा खरीदार है। राइट, आंसर हो गया 1 और 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, लौह अयस्क और कोकिंग कोयले के अतिरिक्त लौह और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपरिहार्य कच्चे माल हैं? चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज, अग्रहस मृत्तिका। तो ये चारों ही हैं। ये सॉरी, ये भी है, ये भी है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज। यानी आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया, इसका मुख्य उद्देश्य उच्च उत्पादकता प्राप्त करने और उत्पादन लागत को कम रखने के लिए आधुनिक आगतों के उपयोग के माध्यम से फसल उत्पाद करना है। दूसरा दिया है, यह आमतौर पर विरल आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। तीसरा दिया है, यह गहन या विस्तृत हो सकती है। कौन सी खेती एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया? मिश्रित, निर्वाह, वाणिज्यिक या खानाबदोश। तो ये वाणिज्यिक। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हाल ही में कंपनी कभी कभी सुर्खियों में उल्लिखित जे फॉर्म संबंधित है। ए दिया, युद्ध पीड़ितों के पुनर्वास से। नहीं। बी दिया, मंडियों में किसानों की कृषि उपज की बिक्री रसीद से। सही। तो हमारा बी आंसर है। जो जे फॉर्म है वो मंडियों में किसान की कृषि उपज की बिक्री रसीद से है। नेक्स्ट 48 दिया है, यह एक विशाल प्रायद्वीप है जो यूरोप और एशिया के महाद्वीपों को जोड़ता है। यह उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया के साथ राजनीतिक सीमा साझा करता है। डॉर्डेनेल्स, मरमरा सागर और बोस्पोरस जलसंधि इस देश को 2 आसमान भागों में विभाजित करते हैं। उपयुक्त परिच्छेद इनमें से किस देश का है? यह है टर्की का। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, तांबे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत अपनी आवश्यकताओं हेतु तांबे के आरक्षित भंडार के मामले में आत्मनिर्भर है। बिल्कुल नहीं। भारत को अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ता है, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जिम्बाब्वे, मैक्सिको, इन सब देशों से तांबा का आयात करना पड़ता है। दूसरा दिया, भारत में तांबे का प्रमुख निक्षेप उड़ीसा में स्थित है। तो ये भी गलत है। जो तांबे का निक्षेप है मुख्यतः कहाँ है? झारखंड में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हाँ, इन तीनों में, उड़ीसा में नहीं है। झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तीसरा दिया, तांबे का खनन एक महंगी एवं लंबी प्रक्रिया होती है क्योंकि तांबे के अयस्क में धातु का प्रतिशत अत्यधिक कम होता है। बिल्कुल राइट, आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, भारत वर्तमान में संस्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व के दूसरे स्थान पर है। दूसरा दिया है, वर्ष 2011 के पश्चात भारत का सौर ऊर्जा क्षेत्र में 50% से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हुआ है। तो ये सही है, भारत में
संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता मामले में विश्व दूसरे स्थान पे। पाँचवें स्थान पे है। कौन सा है ये? दूसरे स्थान पे नहीं बल्कि पाँचवें स्थान पे। तीसरा दिया है भारत ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 300 गीगावाट की कुल संस्थापित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो जी बिल्कुल सही है। 2022 तक क्या था? 100 गीगावाट। 2030 तक 300 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का वो करना लक्ष्य रखा गया। आंसर हो गया हमारा 2 और 3 यानी डी। आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 to 100। थैंक यू।